हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से बुलाते हैं? अगर नहीं तो उनकी नेमिंग का सिस्टम क्या है? और कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एसेलुलर हैं, जिनमें कोई सेल एग्जिस्ट नहीं करता? तो इस चीज को जानने के लिए आपने एंड तक ये वीडियो लाजमी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडनोवा एकेडमी। चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम, और उसमें हमने कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है और वर्सेस को हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। अब नेम से ही क्या अंदाजा लगा लो कि क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। बाय का मतलब क्या है? टू। नोमियल के मतलब हमने दो नाम रखने हैं, और नोमेनक्लेचर क्या कहते हैं? एक नेमिंग सिस्टम को कहते हैं। तो हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? एक ऐसा नेमिंग सिस्टम जिसमें हम टू नेम्स यूज करेंगे, मींस टू वर्ड्स हम यूज करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम बनाएंगे। एक ऐसा सिस्टम हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट था। कार्लस लिनियस ने इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि डिफरेंट रीजन्स हैं, उन डिफरेंट रीजन्स में ऑर्गेनिज्म सेम है, लेकिन हर रीजन के जुबान के मुताबिक उसका नाम डिफरेंट है। तो इस सारे चक्कर में उन्होंने क्या देखा कि अब हर जगह पे जब नाम डिफरेंट है, आप जाओगे उस जगह पे ट्रेवल करोगे, मे बी आप नाम उसी चीज का ले रहे हो, लेकिन उस जगह पे उसका नाम जब डिफरेंट होगा आपको वो चीज अवेलेबल नहीं होगी। तो साइंटिस्ट सारे बैठे, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि चलो हम एक सिस्टम बना लेते हैं। हम किसी भी कंट्री में ट्रेवल करें, कहीं भी किसी भी जगह पे हम जाएं, तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम उस चीज को पहचान सकें, उसका एक नेम होना चाहिए। तो वहां से आया था कि हमने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे देना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम दे दिया। अब उस साइंटिफिक नेम में क्या है? उस साइंटिफिक नेम में दो चीजें आ जाती हैं। अब वो दो चीजें क्या है? दो वर्ड से ये मिलके बना होगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट वर्ड क्या होगा? फर्स्ट वर्ड शो करेगा जीनस को। ठीक है, और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है आपने। फिर इसी तरह से जो सेकंड वर्ड होगा, अब सेकंड वर्ड किसको डिनोट करेगा? स्पीशी को। ठीक है, और जिस तरह से इंग्लिश में पढ़ते हो कि पहला जब स्टार्ट करते हैं तो पहला नेम का वर्ड क्या होता है? बड़ा होता है, और बाद में सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो जीनस क्या होगा? कैपिटल होगा। स्पीशी क्या होगा? स्मॉल लेटर से शुरू होगा। और ये दोनों कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं? दोनों ही लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं ह्यूमंस की। ठीक है, तो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। ह्यूमंस को क्या कहते हैं? होमो सैपियंस। ठीक, अब इसमें अगर देखो ना, तो होमो क्या होगा? जीनस होगा, और सैपियंस क्या होगा? स्पीशी होगा। अब इधर देख लो, एच को मैंने कैपिटल किया है और सैपियंस में एस को मैंने क्या किया है? स्मॉल की है। इट मीन्स कि मैंने जीनस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल रख लिया गया। होमो क्या बन गया? जीनस, और सैपियंस क्या बन गया? स्पीशी बन गया। और ये क्या है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। क्या कोई और वर्ड आ रहा है माइंड में जिसका साइंटिफिक नेम आपको याद हो? फॉर एग्जाम्पल अनियन। अब अनियन का नाम क्या है? एलम कैपा। अब एलम कैपा में भी एलम क्या है? जीनस है, और कैपा क्या है? स्पीशी है। इसी तरह से पोटैटो को क्या कहते हैं? सोलेनम ट्यूबरोसम। और अब सोलेनम ट्यूबरोसम में क्या होगा? सोलेनम जीनस हो जाएगा और ट्यूबरोसम स्पीशी हो जाएगा। ठीक, अब ना ये तो हो गए कि डिफरेंट क्या थे साइंटिफिक नेम्स, किस ऑर्गेनिज्म का क्या साइंटिफिक नेम है। अब इसकी जरूरत पहले भी मैं बता चुकी हूँ क्यों आई थी, क्योंकि हर रीजन में एक ही चीज का नाम डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में ही देख लो, प्याज को क्या क्या लोग कहते हैं? किसी इलाके में उसको गंडा कह रहे हैं, किसी में वसल कह रहे हैं, किसी में बसल कह रहे हैं। ठीक है, अब बैंगन को ले लो, कहीं पे वो बैंगन है, कहीं पे वो ब्रिंजल है, कहीं पे वो बताऊं है, डिफरेंट नाम आ गया ना।
तो इस सारी चीज से बचने के लिए उन्होंने कह दिया था कि एक ही हम साइंटिफिक नेम इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वो जो साइंटिफिक नेम का एक सिस्टम उन्होंने बना लिया था, उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने पढ़ा कि दो इसमें लैटिन वर्ड्स होते हैं एक साइंटिफिक नेम के अंदर। अब जो फर्स्ट जो नेम होता है वो क्या है, वो जीनस का होता है, और सेकंड नेम क्या है, स्पीशी का होता है। जो जीनस नेम होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और स्पीशी नेम स्मॉल होता है। ठीक है, होप सो के इधर तक समझ आ गया होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं कि किसने ये इंट्रोड्यूस किया सिस्टम, उसके बाद ये इसमें कौन से लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, और फर्स्ट लेटर कौन सा होता है, सेकंड लेटर इसमें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें कौन सा कैपिटल होगा, कौन सा स्मॉल होगा, या समटाइम्स जैसे आ जाता है कि लिखा हुआ इस तरह से आपको दे देते हैं कि अच्छा व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोई भी आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। तो उसमें वो ना ये कैपिटल और स्मॉल लेटर का थोड़ा सा कर देंगे कि मे भी लिखा हुआ दोनों जगह पे होमोसेपियंस ही हो, लेकिन कहीं पे होमो का एच स्मॉल हो, कहीं पे सेपियंस का एस बड़ा हुआ हो। तो वो चीज आपने ध्यान में रख के उसको करेक्ट करना होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाइसेस का टॉपिक है। अब वाइसेस को स्टडी करने से पहले ना इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब ना वायरसेस एग्जिस्ट तो डिफरेंट वैरायटीज में करते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, बैक्टीरियोफेज का है, जो कि ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को ईट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड किससे मिलकर बना हुआ है, इसकी जो बाहर वाली चीज है उसको क्या हम कहते हैं, कोट बोलते हैं। और कोट किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, और अंदर ये जो नजर आ रहा है ना रेड रेड कलर का, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। अब कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ का आरएनए होता है। ठीक है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। सेम आगे क्या है, नीचे आ जाती है टेल, आ जाती है आगे टेल फाइबर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो होस्ट सेल के साथ एडहेयर होता है, चिपकता है, और उसके बाद ये इंजेक्ट कर देते हैं अपना डीएनए उस होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, तो क्या इसमें याद रखना है, ये चीज ना अभी इधर याद रखना है कि वायरसेस ऐसे हैं जिसके अंदर बाहर वाला किससे मिलके बना है, कोट किससे मिलके बनी है, प्रोटीन से, और कोर जो इनर वाली चीज है वो किससे मिलके बनी है, डीएनए या आरएनए से। मतलब कि इसके अंदर डीएनए भी है, इसके अंदर आरएनए भी है, क्योंकि आगे जाके हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हैं कि कुछ में सिर्फ प्रोटीन होगा और कुछ में सिर्फ डीएनए या आरएनए होगा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया वायरसेस का, अब हमने क्या पढ़ना है, इसका ना बड़ा एक यूनिक सा फीचर है कि ये एक टाइम पे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। अब कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रही है, और कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे प्रूफ होता है कि यार ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसको तो नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में स्ट्रक्चर बताते हुए मैंने कहा था कि ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को ईट करते हैं। तो इस तरह से वायरसेस डिफरेंट वैरायटीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब वो डिफरेंट वैरायटीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स के वो क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, उनकी वैरायटीज की वजह से हम क्या उनको कह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। दूसरा क्या है कि इधर देखो, इसका अपना क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब डीएनए या आरएनए होने की वजह से ये क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है, यही तो आगे इसको जाके रिप्रोड्यूस करने में काम आता है। तो सेकंड क्या है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, ऑन जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि ये होस्ट के अंदर जाता है और होस्ट की मशीनरी को यूज करता है फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब कि होस्ट सेल को ये यूज कर रहा है, होस्ट सेल के अंदर जिस भी सेल को ये इन्वेट करेगा, अफेक्ट करेगा, उसके अंदर जाएगा, उसके जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए वगैरह को कहेगा कि भाई तुम स्टॉप हो जाओ, मुझे अपना काम कर लेने दो, मेरे डीएनए को तुम ग्रो कराओ और मुझे मल्टीप्लाई कराओ। तो ठीक है, ये होस्ट सेल के अंदर जाता है, उसकी मशीनरी को यूज करता है किसके लिए, अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब क्या है कि अगर ये होस्ट सेल के अंदर जा रहा है और ये मल्टीप्लाई भी कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये होस्ट सेल के अंदर डिजीज भी कॉज करेगा।
अब जब डिजीज कॉज कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? अपनी मल्टीप्लीकेशन की वजह से, और वो करेक्टरिस्टिक किसकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। तो ये होस्ट सेल के अंदर जाके डिजीजेस कॉज कर रहा है, इस वजह से ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इसको कह रहे हैं। अब कौन से 4 पॉइंट थे? सबसे पहले तो वो डिफरेंट वैरायटीज में एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड कि उसका अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए मौजूद है। थर्ड कि वो होस्ट सेल के अंदर जाता है, उसकी मशीनरी को यूज करता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस कराता है, मल्टीप्लाई कराता है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कि वो होस्ट सेल के अंदर जाके डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। अब ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, अच्छे से याद करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से एमसीक्यू भी बन सकते हैं। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो बात कर ली कि वायरसेस क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हमने बात करनी है कि वायरसेस क्यों नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको प्रूव कर रही है कि यार ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है, तो इसलिए इसको नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए था। सबसे पहले तो क्या है कि इसका कोई अपना सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर बाकी ऑर्गेनेलिस नहीं है, राइबोसोम्स वगैरह आगे सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि वो सारी क्या होती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। और कोई एंजाइम्स नहीं है ऐसे कि ये अपने सेल के अंदर ही रह के मल्टीप्लाई हो सके। तो पहले तो क्या है कि इसके अंदर कोई एंजाइम्स वो नहीं है और इसका अपना सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, सेकंड क्या है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, क्रिस्टलाइन नेचर है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं? बॉटल्स में स्टोर कर सकते हैं। अब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा है कि हम उसको स्टोर कर सकें, अनलेस और अनटिल की उसकी डेथ हो जाए। लेकिन ये तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसको हम बॉटल्स में स्टोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्रिस्टलाइन है और स्टोर्ड इन बॉटल्स। अब ये क्या है? इसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होती है। अब ना आगे जाके पढ़ोगे कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि सेल के लेवल पे हो रही होती है, और दूसरी होती है जिस फिनोमेना को हम कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल के इनहेल करना, एयर इन एंड एयर आउट। तो वो अब वायरसेस के अंदर ना तो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, ना वो एयर को अंदर लेकर जा रहे हैं, ना एयर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, और ना ही उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है कि जो हम फूड ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अब वो कैसे प्रोड्यूस होती है ये चैप्टर के ना बुक के एंड पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब इनके अंदर ना वायरसेस में ये दोनों काम ही नहीं है, ना वो ब्रीदिंग का प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। ठीक हो गया? तो इसलिए ये क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, ये ना इनर्ट पार्टिकल के तौर पे काम करते हैं। अब इनर्ट का क्या मतलब होता है कि द ऑर्गेनिज्म दैट लैक एबिलिटी टू कॉज डिजीज या टू स्प्रेड डिजीज, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को स्प्रेड ना कर सके। अब क्यों ये स्प्रेड नहीं कर सकेगा डिजीज के? अगर ये एक नॉन लिविंग थिंग के ऊपर मौजूद है तो उसके पास तो कोई मशीनरी ही नहीं है जिसकी वजह से ये क्या कर सके, उसके अंदर डिजीज कॉज कर सके। हमने बात की थी कि इसको क्या चाहिए? होस्ट सेल चाहिए, और ये होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करता है, मतलब होस्ट सेल के राइबोसोम्स को, उसके जेनेटिक मटेरियल को यूज करता है, उसके एंजाइम्स को यूज करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगर ये नॉन लिविंग थिंग के ऊपर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी टेबल पे है, किसी चेयर पे है, जमीन पे है वायरस मौजूद, अब वहां पे तो ये सारी चीजें एंजाइम्स वगैरह नहीं मौजूद, तो उस टाइम पे ये क्या होगा? इनर्ट पार्टिकल होगा, दैट इज इट इज नॉट एबल टू कॉज द डिजीज एट दैट टाइम। तो इस वजह से ये क्या है? इनर्ट पार्टिकल है। और ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स इसको क्या शो कर रही है कि वायरसेस क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, अब वायरसेस क्या है? ए सेलुलर है, ठीक है। तो ये जो वायरसेस ए सेलुलर मैं कह रही हूँ, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे भी वायरसेस क्यों नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे हम कहते हैं कि उनको इंक्लूड करें, इसमें ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। वायरसेस को पढ़ते हुए मैंने बताया था कि आपने क्या याद रखना है, उसकी जेनेटिक कंपोजिशन को याद रखना है कि वायरसेस के अंदर प्रोटीन्स भी हैं और डीएनए भी मौजूद है।
तो उसको हमने डिफरेंशिएट करना है बाकी ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ। अब दूसरे इससे मिलते जुलते कौन से हैं, प्रायोन्स हैं और वायरॉइड्स हैं। अब प्रायोन्स में क्या होता है, इसके पी से याद रख लो, इसमें सिर्फ क्या होगा, प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। और वायरॉइड्स में क्या होगा, डीएनए या आरएनए होगा, इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा। मतलब कि प्रायोन्स के अंदर पी से याद रखो प्रोटीन्स हैं सिर्फ, उसके अंदर डीएनए वगैरह नहीं है। जबकि वायरॉइड्स के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर सिर्फ डीएनए या आरएनए है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब वायरसेस, प्रायोन्स, वायरॉइड्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और सारे के सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। इन सब को कंबाइन क्या हम कहते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स। अच्छा, ये भी क्या है, एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू में ना वो इन तीनों में से कोई भी देख के आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट की एक टाइप है। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी मसला हो, कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।